ठीक है, चलें। तो सर फरवरी मार्च 2025 पेपर 12 आए, इससे स्टार्ट करते हैं। सर किस तरह किस एमसीक्यू को सॉल्व करना है बेटा, देखिएगा आप। और फिर जो है एग्जाम में भी आपने उसी तरह सॉल्व करना होगा। तो आए जरा पढ़ते हैं। पहला, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब बेटा देखो, जब भी इस तरह का थ्योरेटिकल एमसीक्यू आएगा ना सर, तो हमें करना क्या है सर, हमें ये करना है कि सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो है वो गलत आंसर्स पहले हटा दोगे। गलत आंसर्स हटाना शुरू करेंगे ना आप, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ठीक ठीक है, सही करेक्ट आंसर क्या है बेटा। तो अगर मैं पढ़ूं बेटा, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, तो आपसे कहता है अ बिजनेस रिकॉग्नाइज सेल्स रेवेन्यू व्हेन द कस्टमर सेल्स द गुड्स ऑनवर्ड्स। सर ये तो रियलाइजेशन है ही नहीं। सर फिर कहता है अ बिजनेस रिकॉग्नाइज सेल्स रेवेन्यू व्हेन इट रिसीव्स कैश फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर। नहीं सर, हम सेल्स रिकॉर्ड तब करते हैं बेटा जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया हो, आपके पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिए हैं गुड्स कि हाँ भाई अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं हूं अब गुड्स का ओनर। सर तीसरे पे आए, अ बिजनेस रिकॉग्नाइजेस सेल्स रेवेन्यू व्हेन इट रिसीव्स एन ऑर्डर फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर। सर ऑर्डर रिसीव करने पे थोड़ी सेल्स बुक करता हूं, जब भी मैं गुड्स डिलीवर करता हूं तब मैं जो है बेटा, तब जो है मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करता हूं। तो मेरा आंसर ए है। क्या कहता है, अ बिजनेस रिकॉग्नाइज सेल्स रेवेन्यू व्हेन इट डिलीवर्स द गुड्स टू अ क्रेडिट कस्टमर, यानी जब आप डिलीवर कर दोगे तो रिस्क एंड रिवॉर्ड उस गुड्स के ट्रांसफर हो जाएंगे। नाउ यू आर नो लॉन्गर एन ओनर। अब आप ओनर नहीं है, अब आपका कस्टमर ओनर बन चुका है। चलें आगे हैं। उसके बाद कहता है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अ फाइनेंशियल पीरियड बिफोर ट्रेडिंग स्टार्टेड अ बिजनेस ओनर इंट्रोड्यूस हर पर्सनल आइटम्स टू द बिजनेस कंसिस्टिंग ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 5,000। सर पर्सनल आइटम्स बिजनेस के अंदर लेकर आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था जब हम बिजनेस से कुछ विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए तो उसको कहते हैं ड्रॉइंग्स। लेकिन जब हम बिजनेस पर्सनल चीज कोई बिजनेस के अंदर लाते हैं तो उसको हम कहते हैं कैपिटल। सर हम गुड्स लेकर आ रहे हैं, सर हम गुड्स लेकर आ रहे हैं तो सर सिंपल सी एंट्री होगी, इन्वेंट्री और कैपिटल। परचेजेस नहीं होगा बेटा, ये परचेजेस तो कब होता है जब आप गुड्स विड्रॉ कर रहे हो। सी ड्रॉइंग्स डेबिट परचेज, ड्रॉइंग्स वाले तो आंसर हो ही नहीं सकते ना बेटा, ये तो सिंपल हट गए पहले ही। क्यों, ड्रॉइंग्स तो है ही नहीं, ये तो है ही कैपिटल। आपको सोचना है बी है या डी है आंसर। सर अब आपने तो कहा था यार सर ड्रॉइंग्स के केस में ड्रॉइंग्स डेबिट परचेज क्रेडिट होता है। सर अभी जो है आपने कुछ परचेज की नहीं है ना यार, अभी तो बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी तो बिफोर ट्रेडिंग स्टार्टेड। तो सर कैसे आपने परचेज कर लिया है। परचेज तो होगा कब, जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, आप माल खरीदोगे। आज तो आपने ये आंसर कब होता अगर बोल देता हाँ भाई ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है। सर अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो आपने माल खरीदा ही नहीं है। आप तो प्राइवेट वाले गुड्स जो है लेकर आ रहे हो बिजनेस के अंदर, इसीलिए बी आंसर है। क्या ये हमें क्लियर है? हाँ दोस्त जल्दी से बताएं। उसके बाद आंसर कहता है, उसके बाद आ जाए सर, कहता है विच बिजनेस, why might a business adopt computerized accounting system? सर टू इंश्योर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर फ्री फ्रॉम एरर। ठीक है, देख लेते हैं, अभी पढ़ते हैं और ऑप्शंस पढ़ते हैं। सर टू इंश्योर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर फ्री फ्रॉम फ्रॉड। सर ये सब, सर ये सब जो है बेटा देखो, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है क्या जहां पे हर चीज आपकी कंप्यूटर पे होती हो। सर सर एरर तो मैन्युअल भी हो सकता है, फ्रॉड भी मैन्युअल भी हो सकता है सर, लेकिन कभी भी, सर कभी भी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम गलत नहीं देगा। तो डी इज द आंसर। सी, जिसको फ्रॉड करना होगा ना, वो चाहे मैन्युअल हो या ऑटोमेटेड, वो फ्रॉड करके चले जाएगा सर। कोई गलती होगी तो गलती मैन्युअल में भी हो सकती है और सिस्टम में भी हो सकती है सर। लेकिन अगर आप सिस्टम यूज कर रहे हो तो सिस्टम में मैन्युअल में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी गलत हो सकती है, कैलकुलेशन गलत हो सकती है, लेकिन सिस्टम कभी भी गलत कैलकुलेशन नहीं करके देगा। सिस्टम है बेटा, वो इंसान थोड़ी है। अच्छा, उसके बाद आ जाए सर, कहता है कंपनीज प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000, कैपिटल इनकम 5,000 हैज बीन ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 4,000 हैज बीन ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द करेक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर हमारा प्रॉफिट है, मैं जिस तरह वर्किंग कर रहा हूं बेटा आपने भी वैसे ही करनी है। सर हमारा ओल्ड प्रॉफिट है, देखना हमारा ओल्ड प्रॉफिट है, या मैं नीचे करता हूं बेटा इसको, आप भी जब अब मुझे सबमिट करेंगे होमवर्क आपको इसी तरह मुझे जो है वो वर्किंग्स के साथ देना है, खाली ये ABCDEF इस तरह मुझे टिक करके नहीं चाहिए सर। बेटा रानिया, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के थ्रू एरर्स के चांसेस कम होंगे, बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन मैन्युअल में भी तो चांस होता है, चांस तो फिर भी होगा बेटा। अगर हमने मैन्युअल टाइप करने में ही गलती कर दी तो कंप्यूटर क्या कर लेगा आप मुझे बताएं।
अगर हमने डेटा ही गलत इनपुट किया, अगर हमने टाइपिंग एरर कर दिया, क्या टाइपिंग एरर इंश्योर करेगा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम? आप मुझे बताएं। हाँ भाई, बोलो बेटा। क्योंकि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ह्यूमन एरर को नहीं पकड़ता, इसीलिए ये ए आंसर नहीं, वन आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, चले हैं। सर अब ओल्ड प्रॉफिट है आपका 20,000। सर आपसे कहता है सर आपसे कहता है कैपिटल इनकम ऑफ 5,000 हैज बीन ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। सर कैपिटल इनकम क्या होती है? सर कैपिटल इनकम में आप जो है वो 5,000 नहीं लेकर जाते। कैपिटल इनकम में बेटा आप जो है वो मतलब नहीं, कोई सॉफ्टवेयर रिकॉग्नाइज नहीं करता है बेटा। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो टाइपिंग एरर को रिकॉग्नाइज कर ले। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, अभी तक तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं आया। चलें। तो ओल्ड प्रॉफिट है बेटा मेरा 20,000। सर आपसे कहता है कैपिटल इनकम ऑफ 5,000 हैज बीन ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। सर मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि कैपिटल इनकम क्या होती है। जब मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का टॉपिक पढ़ा रहा था तो उसी उसी की क्लास में आपको बताया था नॉन करंट एसेट बेचना इस कैपिटल इनकम। वो जो नॉन करंट एसेट बेच के आपको जो पैसा मिल रहा है ना, वो आपकी कैपिटल इनकम होती है। लेकिन सर वो मेरी इनकम नहीं होती। वो कैपिटल इनकम तो वो है जो हमें पैसे मिले नॉन करंट एसेट बेचने पे। वो नॉन करंट एसेट बेचने पे फायदा या नुकसान हुआ है वो होता है बेटा गेन और लॉस आपके प्रॉफिट में जाता है। कभी भी कैपिटल इनकम आपके प्रॉफिट में नहीं जाती है। सर तो अगर हमने इसको रेवेन्यू इनकम बना लिया है, यानी हमने अपनी इनकम को बढ़ा दिया है, और इनकम बढ़ गई होगी तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा। हमें क्या करना है? लेस करना होगा बेटा। लेस कैपिटल इनकम 5,000 से बेटा, क्योंकि कैपिटल इनकम इज नॉट इनकम। कैपिटल इनकम मिलने पे जो गेन और लॉस हुआ है दैट इज योर इनकम, जो प्रॉफिट में आती है बेटा। सर उसके बाद बोलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 4,000 हैज बीन ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर आपने नॉन करंट एसेट को एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया है। पढ़ा था ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन करंट एसेट एसओएफपी में जाता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में जाता है। तो अगर आपने एक आइटम को नॉन करंट एसेट में नहीं रिकॉर्ड किया और एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लिया, तो आपने एक्सपेंस को बढ़ा दिया होगा, आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा। अब मुझे अपने प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। सर कितने से बढ़ाऊं? सर क्या मैं डबल करूं? हाँ भाई, क्या मैं डबल करूं सर? बताएगा कोई? सर क्या मैं डबल करूं? सर ये रॉन्ग साइड नहीं है। सर ये रॉन्ग साइड है ही नहीं, ये आना ही नहीं चाहिए था इनकम स्टेटमेंट में। अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया तो एक ही दफा रिवर्स होगा। हाँ, अगर इनकम इनकम स्टेटमेंट में आना होता तो डबल से करता। तो सर मैं ऐड कर दूंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर 4,000। तो सर मेरा आंसर आ गया बेटा, कितना आ रहा है? 19,000 आ रहा है। मेरा करेक्टेड प्रॉफिट आ गया 19,000। बी इज माई आंसर। उसके बाद कहता है द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर अ बिजनेस रिलेट टू अ न्यूली परचेज मशीन विच कॉस्ट वुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने आपको बताया था बेटा, नए नॉन करंट एसेट खरीदने में जितनी भी कॉस्ट होंगी वो सारी कैपिटलाइज होंगी बेटा, एक्सेप्ट डे टू डे खर्चे। तो आपसे कहता है बताओ कौन सी कॉस्ट को जो है वो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे बेटा। सर ऑल्ट्रेशंस टू द फैक्ट्री बिल्डिंग टू इंस्टॉल द मशीन। मैंने आपको बताया था जब तक मशीन इंस्टॉल नहीं होगी आप मशीन स्टार्ट नहीं कर सकते, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद कहता है बेटा पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस फॉर न्यू व्हीकल। सर हमने पढ़ा इंश्योरेंस डे टू डे होता है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फिर कहता है द फाइनल परचेज प्राइस ऑफ द मशीन अग्रीड विद सप्लायर। बिल्कुल सर, जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है मशीन की वो तो हर हाल में कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है। फोर्थ बोलता है द प्राइस ऑफ मशीन बिफोर द डिस्काउंट फ्रॉम सप्लायर। सर डिस्काउंट का तो मेरे को मसला ही नहीं है, जब मुझे डिस्काउंट के बाद जो प्राइस होगी वो मेरे लिए रेलेवेंट होगी, विच इज द फाइनल परचेज प्राइस। बिफोर डिस्काउंट की प्राइस मेरे से कोई ताल्लुक नहीं रखती। तो 1 and 3 ओनली इज द आंसर। उसके बाद है, कहता है लियोन्ड्रो हैज ओन्ड अ डिलीवरी वैन फॉर सम इयर्स एंड हैज डेप्रिशिएटेड इट ईच ईयर। हाउ शुड ही रिकॉर्ड द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? तो सर हमने पढ़ा है सर, जब हम एसओएफपी की बात करते हैं बेटा, तो एसओएफपी में तो हमने पढ़ा है बेटा, किसी को अगर नहीं भी आता ना बेटा तो उसको पता है इनकम स्टेट, अगर किसी को जनरल जर्नल का नहीं पता ना तो उसको ये तो पता होगा कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या जाता है। सर करंट जो डेप्रिसिएशन होती है वो तो आपकी जाती है इनकम स्टेटमेंट में, यानी जहां जहां अक्यूमुलेटेड आ रहा है ना बेटा वो तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अक्यूमुलेटेड जाती है एसओएफपी में। मैं आपको टिप्स बता रहा हूं कैसे सवाल सॉल्व करना है। तो अगर एक कॉलम पकड़ लो, हमें हम सबको इतना तो पता है ना भाई कि डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड कभी भी इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाती, तो मैंने वो वाले ऑप्शंस क्रॉस कर लिए, यानी कुछ भी कर लो बी और डी तो आंसर हो ही नहीं सकता। अच्छा अब आओ ए और सी। सर ए और सी में अगर मैं देखूं तो दोनों में 4 जा रहा है, ये आंसर हो सकता है। सर अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखूं तो दोनों में अक्यूमुलेटेड आ रहा है, सर एसओएफपी में अक्यूमुलेटेड आता है,
यानी ए और सी में से कोई आंसर है। सर अब मेरा आंसर होगा क्या बेटा? सर चार, सर जनरल जर्नल का मतलब क्या है? सर मैंने आपको बताया था 7 तरह की डे बुक्स होती हैं, याद करें बेटा। सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सर ओ लेवल्स में पढ़ा था ना। सेल्स डे बुक में क्रेडिट सेल्स जाती हैं गुड्स की, परचेज डे बुक में क्रेडिट परचेज जाती हैं गुड्स की। जब रिटर्न करूंगा गुड्स क्रेडिट वाले तो परचेज रिटर्न, जब मेरा कस्टमर मुझे रिटर्न करेगा गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट तो सेल रिटर्न। सर कैश बुक और पेटी कैश बुक में कैश का आना और जाना रिकॉर्ड होता है, और कुछ भी अगर बच जाता है बेटा वो जाता है डे बुक में। तो बेड डेट्स आपका हो गया, वो भी जनरल जर्नल में रिकॉर्ड होता है। डेप्रिसिएशन हो गया, वो भी जनरल जर्नल में रिकॉर्ड होता है। सर तो जनरल जर्नल साल का बनता है बेटा। तो जिस तरह आप इनकम स्टेटमेंट में चार्ज फॉर द ईयर लेकर जाते हैं, आपके जनरल जर्नल में भी चार्ज फॉर द ईयर आएगा। अक्यूमुलेटेड सिर्फ और सिर्फ एसओएफपी में आता है, याद रखिएगा। तो सर ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो मेरा आंसर विल बी सी। क्या ये क्लियर? सर उसके बाद कहता है a business depreciates its motor vehicle at 20% per annum using straight line method. Depreciation is charged month by month basis. On 30 June in the current financial year, a new van was purchased at a cost of 20,000. An old van which cost 18,000 bought at the beginning of the previous year on 1st Jan was part exchanged for 14,000. Balance was paid by check. What is the total reduction in the profit? सर अब आ जाओ जरा एंट्री बना लेते हैं। सर पार्ट इन एक्सचेंज की एंट्री बनेगी, मैंने आपको बताया था नया मोटर वैन जो है वो डेबिट हो जाएगा बेटा कॉस्ट प्राइस पे। तो आपने नया वैन खरीदा है 20,000 का बेटा। सर ओल्ड वैन जो है वो क्रेडिट हो जाएगा कॉस्ट प्राइस पे, हमने पढ़ा था बेटा। सर कितने का हमने खरीदा था? वो 18,000 का खरीदा था। सर उसके उसके ऊपर हमें पुराने एसेट के पार्ट एक्सचेंज पे पैसे मिले 14,000। यानी पुराने वाले एसेट के उसने हमें 14,000 दिए हैं। सर मैंने आपको बताया था बैंक किस तरह निकलता है, अगर आपको याद हो। सर हमने पढ़ा था बैंक निकलता है बेटा न्यू एसेट प्राइस माइनस पार्ट इन एक्सचेंज। तो सर मुझे 6,000 ऊपर से देने पड़े। सर फिर हमने पढ़ा था ये जो पुरानी वैन है उसका अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन रिवर्स होगा बेटा। पुरानी वैन का अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन रिवर्स होगा बेटा। सही है सर। तो निकाल लो बेटा कब खरीदी थी हमने? सर हमने 1 जनवरी को खरीदी थी बेटा, ऑफ प्रीवियस ईयर। यानी अगर अभी हम जो है बेटा 31 दिसंबर की बात करें तो एक तो 1 जन से 31 दिसंबर प्रीवियस ईयर आपने खरीदी, तो ये 12 महीने आ गए बेटा। और आप 30 जून पे ये ट्रांजेक्शन कर रहे हो, इसका मतलब डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आपने पार्ट एक्सचेंज किए, तो 12 और 6 18 महीने आपने इस पुराने एसेट को यूज किया था। तो लगा लो बेटा डिप्रिसिएशन। सर कैसे निकालूं, यही निकाल लेता हूँ बेटा। 18,000 इंटू 20% इंटू 1.5 साल, 1.5 साल 18 महीने हो गए बेटा। 18 डिवाइड बाई 12 बताओगे कितनी आती है सर? कितनी आती है सर? 3600 प्लस 18 कर दो, 1800 कर दो, आंसर आ जाएगा 5,400 आएगा मेरे ख्याल से। देख लें 5,400 आ गया बेटा। सर और फिर जो है आप जरा बता दो गेन आ रहा है लॉस आ रहा है बेटा? सर मेरे हिसाब से गेन आ रहा है। सर गेन आ रहा है क्योंकि डेबिट साइड पे 25,400 है और क्रेडिट साइड पे 24,000 है। तो गेन ऑन डिस्पोजल आ रहा है बेटा मेरा। सर कितने का आ रहा है जरा कोई बता देगा? गेन ऑन डिस्पोजल क्रेडिट कितने से है बेटा, कोई बता देगा? 2400। आप कुछ बच्चे एक्साइटमेंट में गेन ऑन डिस्पोजल देखते हैं, बोलते हैं आंसर है और यही कर लेते हैं। अबे भाई पढ़ो, टोटल रिडक्शन इन प्रॉफिट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है। सर ये जो नया एसेट है, क्या मैंने इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज की है? सर करनी पड़ेगी ना। सर एक तो आपका पुराने एसेट का 30 जून तक 6 महीने का डिप्रिसिएशन था बेटा, डेप्रिसिएशन इन करंट ईयर। सर वो भी तो प्रॉफिट को कम करती है ना यार। गेन लॉस तो ठीक है, बट इसने टोटल रिडक्शन पूछा है बेटा, सिर्फ गेन की लॉस की बात थोड़ी की है। इनकम स्टेटमेंट में गेन ऑन डिस्पोजल भी आता है और डेप्रिसिएशन भी आता है। तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन की जब मैं बात करूंगा तो शुरू के जैन से लेके जून तक मेरे पास ओल्ड एसेट था, तो ओल्ड एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी विच इज 18,000 का 20% इंटू 6/12, ऐसा ही है। और बाकी जो 6 महीने उसमें नए एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 20,000 इंटू 20% इंटू 6/12। बताओगे बेटा कितना कितना आता है? सर ये 1800 आ जाएगा, और सर ये आ जाएगा 2,000। तो टोटल आ गया 3,800। ऐसा ही है भाई? हाँ दोस्त चेक कर लो, 3,800 आ रहा है। चेक करें बेटा। अब सुन लो, सर डेप्रिसिएशन की वजह से आपका प्रॉफिट कम होगा, ऐसा ही है। सर डेप्रिसिएशन की वजह से आपका प्रॉफिट कम होगा, ऐसा ही है सर। सर आपसे कहता है टोटल रिडक्शन इन प्रॉफिट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 दिसंबर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। मुझे बताओ, मुझे एक बात बता दो बेटा, ये तो मैंने सिर्फ आपको करके दिखाया है।
सर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस का क्या मतलब है? एज अ रिजल्ट ऑफ दिस का मतलब क्या वो ये बोल रहा है कि पार्ट एक्सचेंज पे क्या हुआ है, या ओवरऑल इफेक्ट? बताओ जरा क्या पूछना चाहता है वो। हाँ भाई, क्या पूछना चाहता है सर वो? बताएं भाई। क्या वो मुझसे ये पूछना चाहता है कि, क्या मुझसे वो ये पूछना चाहता है भाई कि बताओ कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस का क्या मतलब है? हाँ भाई, कोई बताएगा? वो मुझसे सिर्फ गेन ऑन डिस्पोजल पूछना चाह रहा है, या वो मुझसे ओवरऑल अफेक्ट पूछना चाह रहा है? हाँ भाई। अब एग्जाम में थोड़ा दिमाग चलाना बेटा। इससे आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है 3800 से, और इससे आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। सर तो नेट करके देखो ना इनको, 1400 आता है सर, 1400 तो ऑप्शन में ही नहीं है। सर उसने आपको कहा है, अंग्रेजी सुनो, बोलता है टोटल रिडक्शन इन प्रॉफिट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। हाँ भाई, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस का क्या मतलब है सर, कोई बताएगा? हाँ भाई। ये तो ऑप्शन में ही आंसर नहीं है जो आप लोग बता रहे हैं बेटा। ये डेप्रिसिएशन 3800 सही निकाली है, जरा चेक करके बताओगे मुझे? ये डेप्रिसिएशन सही निकाली है बेटा? सर गेन ऑन डिस्पोजल ही गलत निकाला है आप लोगों ने। 1400 है ये, ऑप्शन में बिल्कुल आ रहा है। ओवरऑल इफेक्ट देखो, ओवरऑल इफेक्ट देखो। आपका प्रॉफिट आपका प्रॉफिट डेप्रिसिएशन की वजह से कम हो रहा है 3800 से, और आपका प्रॉफिट जो है वो गेन ऑन डिस्पोजल की वजह से बढ़ रहा है। तो नेट इफेक्ट मेरे प्रॉफिट पे आया 2400 बेटा, टोटल रिडक्शन। ए इज द आंसर। प्लीज एग्जाम में जो है वो सिर्फ गेन का काम मत करके आना। आगे हैं सर, उसके बाद बोलता है विच एरर विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। बेटा हमने पढ़ा है, देखिएगा सर। एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस होगा तो वो मेरा एरर को अफेक्ट नहीं करेगा। कहता है पोस्टिंग ऑफ 3000 सेल्स टू द डेबिट ऑफ मोटर व्हीकल अकाउंट। सर, सर सुने, सर 3000 की सेल्स को क्रेडिट करना था, आपने डेबिट कर दिया है बेटा। इसका मतलब सर इससे तो अफेक्ट आना चाहिए, क्योंकि साइड ही गलत हो गई है, तो ये तो एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है। सर कहता है पोस्टिंग ऑफ 3000 रोड टैक्स रिफंड टू डेबिट ऑफ मोटर व्हीकल अकाउंट। सर रोड टैक्स रिफंड, आपको पैसे मिल रहे हैं, रोड टैक्स इज एक्सपेंस, रिफंड होगा तो इनकम, इनकम होती है तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होती है। सर आपने क्रेडिट को डेबिट कर लिया है, ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होगा बेटा। सर बी पे है, पोस्टिंग ऑफ 3000 परचेज टू द क्रेडिट ऑफ मोटर व्हीकल अकाउंट। सर परचेज डेबिट होता है, आपने मोटर व्हीकल को क्रेडिट कर दिया है, भले नाम गलत है। अगर बोलता डेबिट कर दिया है तो आंसर सही होता, विच इज ए बेटा। सर परचेज डेबिट होती है, आपने भी डेबिट कर दिया है, लेकिन नाम गलत यूज किया है। एरर ऑफ प्रिंसिपल पढ़ाया था ना, जहां अकाउंटिंग का नाम गलत होगा। इसका मतलब आंसर इज ए। आगे आए बेटा, 9 पे आओ। सर कहता है टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ बिजनेस डिड नॉट अग्री, सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन, द फॉलोइंग एरर्स वर देन डिस्कवर्ड। सर टोटल सेल्स जर्नल 16000 हैज बीन पोस्टेड टू। मैंने आपको बताया था बेटा ओरिजिनल एंट्री और एंट्री मेट से करना। सर नहीं करेंगे आप फंस जाएंगे बेटा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आ जाए, ओरिजिनल एंट्री और एंट्री मेट। सर ओरिजिनल सेल्स की एंट्री बननी चाहिए, ठीक है, यानी एंट्री बननी चाहिए बेटा डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। सेल्स की तो यही एंट्री बनती है ना सर। सर हमने क्या किया है, सर बोलता है हैड बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ परचेज। सर हमने परचेज को डेबिट कर दिया है, सेल्स के बारे में डेटर के बारे में कुछ नहीं लिखा बेटा, यानी डेटर बिल्कुल सही रिकॉर्डेड होगा। सर इसका मतलब देखना बेटा, सर इसका मतलब आपने सेल्स को क्रेडिट ही नहीं किया। रेक्टिफाइंग एंट्री पे आऊंगा बेटा, तो सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए था, कर दें सेल्स को क्रेडिट। सर परचेज को तो डेबिट करना ही नहीं था, गलत डेबिट कर दिया है, तो परचेज को क्रेडिट कर दूंगा बेटा, और सस्पेंस डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है 32,000 से। क्या ये एंट्री हमें क्लियर है? हाँ दोस्त, जल्दी से बताएं। क्या अगली एंट्री में, अगर अगली की मैं ओरिजिनल एंट्री, एंट्री मेड और रेक्टिफाइंग एंट्री बनाऊं बेटा, ये नहीं करोगे नहीं होगा सही कभी भी एमसीक्यू में, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अगली वाली पे आओ। कहता है 7000 हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन रेंट रिसीव्ड अकाउंट बट डेबिटेड एज 700 इन कैश बुक। ओरिजिनल एंट्री बननी चाहिए, कैश डेबिट 7000, रेंट रिसीव्ड क्रेडिट 7000। कहता है हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड में तो क्रेडिट किया है 7000 से, लेकिन कैश बुक में आपने 700 से कर दिया है डेबिट। एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, बना लो एंट्री, डेबिट पे 700 आ रहा है, क्रेडिट पे 7000 आ रहा है, एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है बेटा। एक नाम सस्पेंस का आएगा। सर कैश को 7000 से लिखना था, आपने 700 से लिख दिया है, अंडरस्टेट कर दिया है। सर क्या होगा, सर क्या होगा, सर होगा ये, सर होगा ये
कि क्या, इफ एन एरर इज अंडरस्टेटेड इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द सेम साइड बाय अंडरस्टेटमेंट अमाउंट, तो अंडरस्टेटमेंट अमाउंट 6300 है और सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा। अब ये जो बच्चे बोल रहे हैं सर एंट्री परचेज डेबिट सेल्स डेबिट नहीं होगी, भाई परचेज डेबिट डेटर डेबिट होगी, सेल्स की जगह परचेज लिखा है। ये नहीं बोला कि जो है वो हमने जो है हमने परचेज डेबिट कर दिया और सेल्स एज इट इज रिकॉर्डेड है। कहां लिखा है कि सेल्स एज इट इज रिकॉर्डेड है मिस रानिया? हाँ मिस रानिया बताएंगी। जब वो कहता है ना कि सेल्स की जगह परचेज डेबिट कर दिया, इसका मतलब सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं किया है बेटा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्लियर है रिदा? रिदा क्या ये क्लियर है? हमने सेल्स को रिकॉर्ड करने की जगह परचेज को डेबिट कर दिया है। जो अगला दूसरे नाम के बारे में नहीं लिखेगा वो अजम्पशन होगी कि वो ठीक है। अब आए बेटा, आपसे कहता है आफ्टर करेक्टिंग दीज एरर्स द सस्पेंस अकाउंट वाज एलिमिनेटेड इन द ट्रायल बैलेंस टोटल्स अग्रीड, व्हिच अमाउंट अपेयर्ड फॉर सस्पेंस अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस बिफोर द करेक्शंस वर मेड। सर करेक्शन से पहले, सर करेक्शन से पहले कहाँ क्या बैलेंस आना चाहिए? अब बेटा देखो आप जरा, सर आपका सस्पेंस डेबिट हो रहा है 32,000 से और आपका सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 6300 से। मुझे बता दोगे बेटा कितने की शॉर्टेज आती है? ये क्योंकि डेबिट बैलेंस था और ये क्रेडिट बैलेंस था। मुझे बताओगे बेटा कितना डिफरेंस आ रहा है? हाँ दोस्त, कितना डिफरेंस आ रहा है? जरा इन दोनों को नेट करें बेटा। हाँ भाई, बताओ भाई कितना डिफरेंस आ रहा है? माइनस करें 25,700। सर 25,700 क्रेडिट साइड शॉर्ट है, इसका मतलब सी इज द आंसर। अगला सवाल सर कहता है 10, अब a bookkeeper compared business bank statement with cash book. He then updated cash book and finally prepared a bank reconciliation statement. बोलता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? टू इंश्योर नो ट्रांजेक्शन हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम कैश बुक। गलत सर। बैंक रिकंसिलिएशन तो आप इसलिए बनाते हैं कि वो चीजें जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुई हैं। ये पढ़ा था बेटा हमने। कहता है टू स्टैब्लिश द वैल्यू ऑफ अनप्रेजेंटेड चेक। सर खाली अनप्रेजेंटेड चेक थोड़ी आता है, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट भी आता है। ये आधा आंसर तो ठीक है लेकिन पूरा आंसर ठीक नहीं है। टू फाइंड आउट इफ एनी चेक्स हैड बीन डिसऑनर्ड। सर बैंक रिकंसिलिएशन में तो चेक डिसऑनर्ड आता ही नहीं है, वो तो कैश बुक में आता है। बचा टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक बैलेंस एंड बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। सर वो चीजें जो कैश बुक में आ रही हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रही, उसकी वजह से मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता हूँ। इतने आसान आसान एमसीक्यूज हैं देखो। उसके बाद बोलता है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बेनिफिट ऑफ बिजनेस मेंटेनिंग कंट्रोल अकाउंट। क्या सही नहीं है अबाउट द बेनिफिट? इंश्योर्स ऑल टाइप ऑफ एरर्स कैन बी डिडक्ट कैन बी डिटेक्टेड बेटा। हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर बिल्कुल हेल्प जो है। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट कहता है, नॉट करेक्ट। अच्छा सर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो है विच इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बेनिफिट। सर ये बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हेल्प करता है। प्रोवाइड इमीडिएट टोटल्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल, बिल्कुल सर। सर रिड्यूसेस रिस्क ऑफ फ्रॉड। सर बिल्कुल सर, हमने पढ़ा था बेनिफिट में। सर बचा क्या? सर ए। सर लेकिन आपने कहा था ना टू डिटेक्ट एरर होता है। सर टू डिटेक्ट एरर तो होता है लेकिन कह रहे हैं ऑल टाइप ऑफ एरर। सर हर टाइप ऑफ एरर थोड़ी डिटेक्ट हो सकता है। सर हर टाइप ऑफ एरर थोड़ी डिटेक्ट हो सकता है, कह रहा है ऑल टाइप्स ऑफ एरर्स। अगर ये खाली लिखता ना इंश्योर्स एरर्स कैन बी डिटेक्टेड तो मैं इस आंसर को सही करता। सारे तरह के एरर्स थोड़ी बताता है। क्या ये क्लियर है भाई? जल्दी बताएं। बेटा मैंने आपको बताया था कि डे बुक एक बंदा बनाता है बेटा। डे बुक और सेल्स लेजर एक बंदा बनाता है और कंट्रोल अकाउंट एक बंदा बनाता है। तो फ्रॉड का एरर रिस्क होता है। सबसे बड़ा एडवांटेज ही लिखवाया था टू टू करेक्ट टू डिटेक्ट फ्रॉड। चलें आगे हैं। सर उसके बाद बोलते हैं बिजनेस मेंटेन्स कंट्रोल अकाउंट एज पार्ट ऑफ डबल एंट्री एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस ऑफ 64,200 डिड नॉट अग्री विद द टोटल ऑफ इंडिविजुअल सेल लेजर बैलेंसेस। बोलता है व्हाट इज द टोटल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द पीरियड आफ्टर एडजस्टमेंट। सर तो वही रिकंसिलेशन का कह रहा है बेटा। कहता है एनी रिकवरेबल डेट ऑफ 800 एंटर्ड इन सेल लेजर अकाउंट वाज ओमिटेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। मुझे एक बात बता दो बेटा, मैं यहाँ पे सेल लेजर का बैलेंस ठीक कर रहा हूँ या इंडिविजुअल का? हाँ भाई कोई बताएगा? मैं यहाँ पे ट्रेड मैं इंडिविजुअल का बैलेंस ठीक कर रहा हूँ या कंट्रोल अकाउंट? सर इंडिविजुअल का तो बैलेंस ही नहीं दिया, आपको तो कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस ठीक करना है। सर तो ये तो आएगा ही नहीं ना क्योंकि ये इंडिविजुअल है। सर फिर कहता है डिस्काउंट अलाउड ऑफ 950 वर एंटर्ड इन सेल लेजर अकाउंट बट वर एंटर्ड एज 519 कैश बुक। सर डे बुक में गलती बताया था, डे बुक में गलती होगी तो कंट्रोल अकाउंट में जाएगा। सर उसके बाद कहता है कॉन्ट्रा ऑफ 4100 वर रिवर्स इन कंट्रोल अकाउंट। रिवर्स मतलब सर एसएलसीए में कंट्रोल अकाउंट आता है क्रेडिट साइड पे, कॉन्ट्रा साइड ऑफ सॉरी क्रेडिट साइड पे आता है। रिवर्स कर दिया यानी आपने डेबिट साइड कर दिया तो रॉन्ग साइड हो गई है बेटा। तो मैं जरा आओ एसएलसीए बनाता हूँ, तो ये भी एसएलसीए में ही गलती है बेटा।
तो प्लीज खुदा का वास्ता इंडिविजुअल वाला मत ले लेना, उसने बैलेंस ही एसएलसीए का दिया है। सर यहाँ आता है बीडी विच इज 64,200। सर डिस्काउंट अलाउड 950 आना चाहिए क्रेडिट पे, आपने 590 लिख लिया है, अंडर स्टेट कर दिया है, पढ़ा था अंडर स्टेट होगा तो सेम साइड पे आएगा। जरा बताओगे अंडर स्टेट कितने से हुआ है? 950 माइनस 590, बताओगे बेटा कितना आता है? हाँ दोस्त, 360। सर कॉन्ट्रा को रिवर्स कर दिया है, सर गलत साइड पे लिखा है तो सही साइड पे डबल से लिखूंगा, 8,200। बता दो बेटा सीडी कितना आता है मेरा करेक्टेड आफ्टर एडजस्टमेंट्स? हाँ भाई बता दें, आफ्टर एडजस्टमेंट्स मेरा सीडी कितना आता है? हाँ बच्चों बताएं जरा। 55,640 विच इज बी। और उसके बाद कहता है विच आइटम्स विल बी इंक्लूडेड व्हेन वैल्यूइंग इन्वेंट्री। सर हमने बताया था सारी परचेजिंग कॉस्ट आपकी इन्वेंट्री में शामिल होती है। कैरेज इनवर्ट्स बिल्कुल आपकी कॉस्ट है बेटा। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, सर स्टोरेज की कॉस्ट से इन्वेंट्री की वैल्यू का कोई ताल्लुक नहीं है। सर परचेज प्राइस बिल्कुल सर। सर सेलिंग कॉस्ट नहीं सर, कैरेज आउटपुट तो एक्सपेंस होता है। सर तो आंसर हुआ बी। आगे हैं 14 पे आ जाओ बेटा। आपको बड़ा आसान है बेटा ये तो। आपसे कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर। बड़ा आसान बेटा, बड़ा आसान। सर इनकम स्टेटमेंट आपको बनानी है। सर रेवेन्यू है 18,000 लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स बेटा। इतना आसान एमसीक्यू सर, मुफ्त के मार्क्स बांट रहे वो। ओपनिंग इन्वेंट्री है सर 800। सर परचेजेस 9260। सर कैरेज इनवर्ट्स 930 बेटा, सॉरी 130। सर डिस्काउंट रिसीव अदर एक्सपेंस छोड़ दें जरा, और लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री कर लें। अब यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकालने मत बैठ जाना, एमसीक्यू है बेटा ये। जरा बता दोगे मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आता है? हाँ दोस्त जरा बता देंगे मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आता है सर? बताओ बेटा। सर 9180। सर जरा ग्रॉस प्रॉफिट बता दें प्लीज। सर ग्रॉस प्रॉफिट बता दें सर। 8820। सर नीचे आओ, ग्रॉस प्रॉफिट 8820 ही हो सकता है ना, सी आंसर है ना डी है। सर एड इनकम विच इज डिस्काउंट रिसीव्ड 700। सर लेस एक्सपेंसेस विच इज 3880। बता दो बेटा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ रहा है? हाँ दोस्त 5640। बी इज द आंसर। बड़ा आसान है बेटा ये तो, मैं पूछूंगा भी नहीं क्लियर है यानी। फिर बोलता है एक्स वाई एंड जी आर इन पार्टनरशिप, व्हाट शुड बी शोन इन पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर गुड्स टेकन नहीं आता। सर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आता। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मेड बाय जी। सर डी इज द आंसर। क्या ये क्लियर है? हाँ भाई बड़ा आसान, देख लो कितने आसान आसान एमसीक्यूज हैं। उसके बाद है कहता है बेला एंड चार्ली आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। दे हैव कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन द सेम रेशियो। कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 28,000, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बेला। सर अब आपको जो है बेटा, आपको जो है बेटा अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। सर तो अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो आपको अप्रोप्रिएशन से पीछे जाना पड़ेगा बेटा। सर कैसे पीछे जाना पड़ेगा? सर अगर प्रॉफिट शेयर 6,000 और 4,000 इसका मतलब आपका रेजिडुअल प्रॉफिट 10,000 होगा बेटा। तो हम प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं बेटा, हम प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं बेटा, सुनना। हम प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं बेटा। हम इसमें लेस करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम इसमें ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम इसमें से लेस करते हैं सैलरी। तो सर हमारे पास आ जाता है रेजिडुअल प्रॉफिट। ऐसा ही है। सर हमारे पास रेजिडुअल प्रॉफिट है 10,000। सर हमारे पास प्रॉफिट है 28,000। सर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इन दोनों को प्लस कर दो बेटा, जरा कितना आता है? 1,400। सर हमारे पास सैलरी है 16,900। जरा मुझे बता दोगे, सर मुझे जरा बता दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? हाँ दोस्त इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? जरा बताएंगे बेटा कितना आता है? 2,500। सर ये 2,500 दोनों का है, बेला का भी है और चार्ली का भी है। भाई एक वैल्यू बता दो ना यार, कोई बोल रहा है 2,500, कोई बोल रहा है 1,100। बता दो भाई जरा। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा हूं, ये नहीं पूछ रहा कि बेला का कितना है या उसका कितना है, टोटल बताएं। 2,500 है सर, ठीक है। सर अब इस 2,500 में आपसे कहता है दे हैव कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन द सेम रेशो। सर यानी रेशो 3:2 है, तो बेला का 3 है बेटा, तो 2,500 इंटू 3/5, 1,500 आ गया बेटा। क्या ये क्लियर है सर? सुन लो बेटा रिदा, रिदा उसने यहाँ लिखा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो है, सुन लो बेटा उसने यहाँ लिखा है, क्या लिखा है?
जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो है उसी में इनका कैपिटल का भी सेम रेशो है। तो सर अगर कैपिटल का सेम रेशो होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी सेम रेशो होगा ना सर। तो 2500 अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो तो 5 हिस्सों में से 3 हिस्से बेला के हैं, तो बेला का बनेगा 1500। क्या ये क्लियर है? बेटा अगला वाला बड़ा 17 कहता है अ कंपनी यूजेस अ रेवेन्यू रिजर्व टू मेक बोनस इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। रेवेन्यू रिजर्व यूज कर रहा है बेटा। सर रेवेन्यू रिजर्व हम पहले शेयर प्रीमियम से करते थे बेटा फाइनेंस। शेयर प्रीमियम एग्जॉस्ट हो जाता था तो जनरल रिजर्व से, जनरल रिजर्व एग्जॉस्ट हो जाता था तो रिटेन अर्निंग से। लेकिन इसमें जो शेयर प्रीमियम है ना बेटा वो कैपिटल रिजर्व है। आपसे कह रहा है हमने रेवेन्यू रिजर्व यूज किया तो हमारी एंट्री बनती है शेयर प्रीमियम डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, रिटेन अर्निंग्स डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। अगर ये कह रहे हैं ना हमने रेवेन्यू रिजर्व से फाइनेंस किया तो शेयर प्रीमियम तो ऑटोमेटिकली पिक्चर से बाहर हो गया, मतलब हमारे पास पैसे नहीं होंगे बेटा, तभी ये जो है वो रेवेन्यू रिजर्व से फाइनेंस कर रहा है। सर अगली बारी किसकी है? सर अगली बारी किसकी है? सर अगली बारी जनरल रिजर्व की है। जब तक जनरल रिजर्व एग्जॉस्ट नहीं होगा बेटा, जब तक जनरल रिजर्व एग्जॉस्ट नहीं होगा बेटा, आप जो है वो जनरल रिजर्व से फाइनेंसिंग करोगे तो आपकी एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल विच इज ए। गौर से पढ़ना, जज्बाती होकर डी पे आंसर मत लगा देना कि सर आपने तो बोला था पहले शेयर प्रीमियम से फाइनेंस होता है। भाई होता है लेकिन शेयर प्रीमियम कैपिटल रिजर्व है, वो यहाँ यूज ही रेवेन्यू कर रहा है क्योंकि कैपिटल होगा ही नहीं, तभी तो रेवेन्यू यूज कर रहा है। चले आगे हैं। उसके बाद कहता है बेटा कंपनी हैड इशूड शेयर कैपिटल ऑफ 400,000 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर $1 ईच। उसने बोनस इशू किया 1 for 5 हेल्ड, फिर उसने जो है वो राइट इशू किया 1 for 3 हेल्ड। व्हाट वाज द बैलेंस ऑन शेयर कैपिटल आफ्टर दीस ट्रांजैक्शंस? बड़ा ही आसान बेटा। सर 4 लाख पे पहले, मैं नीचे वर्किंग करता हूँ बेटा। सर 4 लाख पे पहले उसने बोनस इशू किया है 1 for 5। जरा बता दोगे कितना आता है? 20,000। हाँ भाई जरा चेक करो। 20,000 नहीं 80,000 आता है मेरे ख्याल से, चेक करो 80,000 आ रहा है। हाँ दोस्त। सर यानी आपने एंट्री बनाई होगी शेयर प्रीमियम डेबिट ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट, तो आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ गया बेटा। 4 लाख जो था वो 480 हो गया, पढ़ा था ना अपडेट करेंगे शेयर कैपिटल को। उस 480 के बाद आपसे कहता है 1 for 3 ऑर्डिनरी शेयर हेल्ड। सर जरा कर लें 1/3 कितना आता है? हाँ दोस्त कितना आता है? 160। सर अपडेट कर लें 480 प्लस 160 कितना आता है? 640 आता है बेटा। डी इज द आंसर। क्या ये क्लियर है? हाँ भाई करें आगे। बेटा ये मैं पूरी प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, वो पोर्टल पे लगेगी देख लेना। सर उसके बाद कहता है अ कंपनी एसओएफपी इंक्लूडेड द फॉलोइंग डिटेल्स, व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल डिविडेंड दैट डायरेक्टर्स कैन प्रपोज। अब ये प्रपोज की बात कर रहा है बेटा। सर प्रपोज का मतलब कितने हम ज्यादा से ज्यादा डिक्लेयर कर सकते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था। हम जो है वो हम जो है बेटा वो डिविडेंड्स पे करते हैं फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। और प्रॉफिट्स क्या होते हैं बेटा? जो रिटेन अर्निंग्स में आते हैं बेटा। जो किस में आते हैं सर? रिटेन अर्निंग्स में आते हैं। सर आप मैक्सिमम जो है वो कितना ज्यादा से ज्यादा आप कितना कर सकते हो? तो आप रेवेन्यू रिजर्व से ही पे करते हो बेटा, ठीक है। ये जो जनरल रिजर्व में भी जो पैसा है ना बेटा वो प्रॉफिट से ही तो निकला है। तो आप रेवेन्यू रिजर्व यूज करते हो डिविडेंड्स पे करने के लिए। सर बैंक से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है क्योंकि पेड डिविडेंड्स की बात नहीं हो रही बेटा, प्रोपोज की बात हो रही है। आप पे मैक्सिमम 3 लाख ही कर सकते हो अभी, क्योंकि आपके पास पैसे ही इतने हैं। इसने पेमेंट का नहीं पूछा, इसने प्रपोज का पूछा है। सर ऑर्डिनरी शेयर का कैपिटल का ताल्लुक तो मेरे शेयर से होता ही नहीं है। सर शेयर कैपिटल रिजर्व से कभी भी आप नहीं करते तो शेयर प्रीमियम और रीवैल्यूएशन तो हो ही नहीं सकता। सर बचा क्या? सर जनरल रिजर्व और रिटेन अर्निंग। सर जनरल रिजर्व क्यों? आप तो एंट्री में पढ़ाते थे रिटेन अर्निंग डेबिट और कैश क्रेडिट, ये हम एंट्री पढ़ाते थे। आप आज पिक्चर में जो है वो कहां से जो है जनरल रिजर्व ले आए? भाई जनरल रिजर्व क्रिएट किससे होता है? रिटेन अर्निंग से एक अमाउंट उठाकर जनरल रिजर्व में डालते हो। तो सर ये भी प्रॉफिट ही हुआ ना आपका। तो सर 4 लाख प्लस लाख 5 लाख इज माई आंसर। चले आगे हैं। उसके बाद बोलता है Sunil was reviewing the SOFP of a business. Statement of profit or loss was not available. Why was Sunil interested in current assets of the business? To assess its future prospects? नहीं सर। To calculate efficiency ratios? सर खाली current ratios, current assets से थोड़ी efficiency ratios निकलेंगे। efficiency ratios तो 3 है। रिसीवेबल टर्नओवर, पेबल टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर। तो पेबल टर्नओवर कैसे निकालोगे? ऐसा ही है। टू डिस्कवर इफ इट इज प्रॉफिटेबल? सर एसओएफपी में करंट एसेट्स कहां बताते हैं प्रॉफिटेबिलिटी? वो तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बताते हैं, जीपी मार्जिन, जीपी मार्कअप। सर टू सी इफ इट इज एबल टू पे द डेट्स एज दे फॉल ड्यू। सर क्या मेरे पास इतने करंट एसेट्स हैं कि मैं अपनी करंट ऑब्लिगेशंस यानी करंट लायबिलिटीज को पे कर सकूं? अच्छा आगे हैं सर। व्हाट इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? कहता है क्या लिमिटेशन नहीं है?
इट इग्नोर्स नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, सर बिल्कुल इग्नोर करता है नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। इट इग्नोर सीजनेबिलिटी ऑफ ट्रेडिंग, बिल्कुल सीजनेबिलिटी इग्नोर करता है। ये सारी लिमिटेशंस हैं, आपको बताना है क्या लिमिटेशन नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिक डेटा, बिल्कुल सर, साल खत्म होता है उसके बाद मैं रेशियोज निकालता हूँ। इट कैन बी कंपेयर्ड विद अदर ईयर्स, ये लिमिटेशन नहीं, ये फायदा है, आप रेशियोज को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हो। देखो अंग्रेजी पढ़ना बहुत जरूरी है। नॉट अ लिमिटेशन का मतलब क्या चीज डिसएडवांटेज नहीं है, तो ये तो डिसएडवांटेज है, ये भी है, ये भी है। ये डिसएडवांटेज नहीं है, ये तो फायदा है सर, आप पिछले साल को करंट ईयर से कंपेयर कर सकते हैं। सर 22 पे है, क्या कहता है? सर कहता है the accounting year of a company ends on 31st December. At the end of year one, the company was financed by equity of 8.5 lakh and there were no long-term borrowings. अच्छा, at the beginning of year two, a 6% debenture of 1.5 lakh was issued. Profit इतना है, dividend इतना है. What is the return on capital employed for year two? सर आरओसी का फॉर्मूला क्या था? सर प्रॉफिट, ऑपरेटिंग वाला प्रॉफिट बेटा, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आता है? इक्विटी प्लस रिजर्व प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। सर आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है 58,000। सर हमारा डिविडेंड से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है बेटा, डिविडेंड्स आप पे करोगे, हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग लेते हैं, डिविडेंड्स तो इनकम स्टेटमेंट में आता ही नहीं है। ये तो वो प्रॉफिट है जो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। अच्छा, आपको जो प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है, ये कौन सा प्रॉफिट होगा सर, मुझे बताएंगे क्या ये? सर क्या ये हिस्टोरिक डेटा का मतलब पुराना डेटा? सर क्या ये जो है प्रॉफिट फॉर द ईयर इंटरेस्ट माइनस करने के बाद है या इंटरेस्ट माइनस करने से पहले? कोई मुझे ये बताएगा? हाँ दोस्त, ये जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है ये माइनस करने के बाद है, बिल्कुल। हमेशा प्रॉफिट फॉर द ईयर जब लिखा होगा इसका मतलब ये फाइनल प्रॉफिट है। सर हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर तो इसमें से तो इंटरेस्ट माइनस हुआ हुआ है। सर 1.5 लाख इंटू 6% निकालें जरा, इंटरेस्ट कितना बनता है बेटा? जरा कोई मुझे बताएगा? हाँ दोस्त, 1.5 लाख इंटू 6% करें बेटा, कितना इंटरेस्ट बनता है? सर 9,000 बनता है। सर प्रॉफिट फॉर द ईयर का मतलब इसमें से इंटरेस्ट माइनस हुआ हुआ है, आपको इंटरेस्ट पहले माइनस करने से पहले वाला चाहिए, तो मैं ऐड कर लूं बेटा 58,000 प्लस 9,000 डिवाइड बाय इक्विटी तो सेम है बेटा आपका 8.5 लाख। सर और इस साल आपने डिबेंचर्स और रेस किए हैं 1.5 लाख के, इनटू 100 बता दोगे बेटा? अच्छा एक और चीज, एक और चीज, आपका इक्विटी पहले 8.5 लाख था, अब अगर आप डिविडेंड दे रहे हो 20,000 का, आपका रिटेन अर्निंग्स कम हो जाएगा। रिटेन अर्निंग्स का मतलब आपका रिजर्व कम हो रहा है, तो 8,50,000 माइनस प्लस 1.5 लाख माइनस 20,000 डिविडेंड पे करने का। जरा आप मुझे बता दोगे क्या रेशियो आता है बेटा, और क्या ये हमें क्लियर है? हाँ दोस्त, जरा आंसर बता दें और मुझे बता दें क्या ये क्लियर है? मैं माइनस 20,000 क्यों करना है बेटा? क्योंकि एंट्री बनती है रिटेन अर्निंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट बेटा, तो रिटेन अर्निंग्स से आपकी इक्विटी कम होगी। जरा बताएंगे क्या आंसर आता है सर? क्योंकि ये जो इक्विटी थी ये एयर वन की थी, डिविडेंड एयर टू में पे किया है। अच्छा एक और चीज यार, पता नहीं मैं क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहा हूं, एक और चीज भी होगी इसमें, प्रॉफिट भी तो ऐड करोगे। सुन लो, आपकी इक्विटी, आपकी इक्विटी का बीडी था, मैं सीडी निकालता हूं इक्विटी का, आपकी इक्विटी का बीडी था 8.5 लाख, जो एंड ऑफ द ईयर वन था 8.5 लाख, वो अगले साल ईयर टू का बीडी बन जाएगा। सर इस साल क्या हुआ है? सर इस साल आपने शेयर कैपिटल तो इशू नहीं किया, सर इस साल आपको प्रॉफिट हुआ है 58,000 का, रिटेन अर्निंग्स में प्रॉफिट फॉर द ईयर जाता है, और फिर रिटेन अर्निंग से डिविडेंड माइनस होता है, तो आपको आपकी अपडेटेड इक्विटी निकालनी पड़ेगी। मुझे बताओ कि मेरी अपडेटेड इक्विटी कितनी है, इक्विटी का सीडी कितना है बेटा? जरा कोई बताएगा? हाँ दोस्त, सर कितना आता है इक्विटी का सीडी? इतना बड़ा नहीं आ सकता रानिया, क्या कर रही हो? 850 प्लस 58 माइनस 20, इसमें 1.5 लाख क्यों प्लस कर रही हो डिवेंचर? वो इक्विटी नहीं है, वो नॉन करंट लायबिलिटी है। मैं कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकाल रहा, मैं इक्विटी निकाल रहा हूं अभी। जरा प्लस करके बताएं बेटा कितना आता है? 9,08,000 और 9,28,000 आ रहा है, जरा चेक करो। नहीं मैंने प्लस कर दिया, 888,000 आ रहा है। सर कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला है? सर इक्विटी प्लस रिजर्व्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। अब मुझे बता दो बेटा आंसर क्या आएगा? अब आरओसी सही आएगा। सॉरी मैं पहले मैंने बनाई नहीं, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, प्लीज बना लेना बेटा, वरना कोई चीज मिस आउट कर लोगे मेरी, मेरे जैसे, ठीक है? प्रॉपर तमीज से करना। 6.45 इज द आंसर। क्या ये, चले आगे हैं? उसके बाद कहता है ऑन 1 मार्च, 1 मार्च का मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री की बात कर रहा है। अ बिजनेस हैड इन्वेंट्री ऑफ 3 आइटम्स व्हिच हैड कॉस्ट 8, फीफो मेथड यूज करते हैं, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट एंड ऑफ मार्च, सर बना लें फीफो से।
अब सर मैं यहाँ पे पीरियोडिक करूं या मैं परपेचुअल? भाई परपेचुअल करने जाओगे एग्जाम हो जाएगा खत्म, परपेचुअल का आंसर नहीं निकलेगा। प्लीज पीरियोडिक करिएगा, मैंने आपको सिखाया था। 3 × 8 24, ये आपका ओपनिंग है। उसके बाद आपने खरीदा है बेटा 16 × 7। जरा बता दो कितना आता है सर, जरा बता दें कितना आता है 16 × 7। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई। 112। उसके बाद आपने दोबारा से 14 × 6 खरीदा है बेटा, ये सब परचेजेस है तो प्लस होगा बेटा, ये सब प्लस होगा आपस में। 14 × 6 कितना आया? 84। सर लेस सेल्स। सर 24 यूनिट्स आपने बेचे हैं 10 के, जरा बता दो कितना आता है। अब 10 तो नहीं होगा खैर, आपने 24 यूनिट्स बेचे हैं बेटा। वैल्यू मत लेना, चलो वैल्यू नहीं लेते, वैल्यू आखिर में मैंने आपको लेना सिखाया था। सर ओपनिंग इन्वेंट्री है 16। सर परचेज आपने किया है, सॉरी ओपनिंग इन्वेंट्री है 3। सर परचेज आपने किया है 16। सर फिर आपने परचेज किया है 14, आपका माल बढ़ रहा है बेटा। फिर आपने बेच दिया है 24। तो जरा मुझे बताओ कि मेरे क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कौन से हैं बेटा? मेरे क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कितने बचते हैं बेटा, जरा बता दो प्लस माइनस करके। कितने यूनिट्स बचते हैं सर? सर 9 यूनिट्स बचते हैं। अब बेटा सुनना, मैंने आपको बताया था सबसे रीसेंट रेट लेंगे हम। सर 24 अगर बेचे हैं, फीफो का मतलब क्या था? जो पहले आया वो पहले बिक गया। सर मैंने आपको बताया था हमेशा लास्ट अवेलेबल परचेजिंग रेट लीजिएगा। लास्ट अवेलेबल परचेजिंग रेट है 6। आप खुद देख लो ना, ये दिमाग लगाना है इसमें, कैसे आप लास्ट अवेलेबल रेट ले सकते हैं। सर 24 बेचे ना, पहले इस 3 में से बेचा होगा, फिर इस 16 में से बेचा होगा, तो 19 तो बेच दिए आपने। 24 में से 19 बेच दिए, कितने बच गए बेटा? 24 में से अगर आपने 19 बेच दिए, कितने बचे जरा निकालोगे? 20, 21, 22, 23, 24। 5 यूनिट ऐसे हैं जो इसमें से आपने बेचे हैं। सर तो ये 9 यूनिट्स बचे हैं वो इसके बचे हैं। हमेशा रीसेंट रेट लेंगे, 9 × रीसेंट परचेजिंग रेट, बताया था आपको, एमसीक्यू की वीडियोस में भी बताया था। 54 इज द आंसर। क्या ये क्लियर है सर? परपेचुअल किसी को करना है कर लो बेटा, टाइम वेस्ट करोगे, इससे 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। आपने करना क्या है, आपने सारे यूनिट्स को निकालना है पहले। ओपनिंग परचेज ऐड हो जाएंगे, सेल लेस हो जाएंगे, आपके पास आंसर आएगा। मल्टीप्लाई रेट से करना होगा, रेट सबसे रीसेंट परचेजेस लोगे। लेकिन सर कभी कभार ऐसा हो सकता है, कभी कभार ऐसा हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं क्या हो सकता है कभी कभार। यहां तो बहुत आसान था। सर कभी कभार हो ये सकता है कि वो आपको बोलेगा कि यार सेल्स जो है ना, सेल्स सेल्स हमने सिर्फ की हैं, एक सेकंड जरा मुझे सोचने दो, 16, 3, 19, 14। सर वो आपसे कहेगा हमने सेल्स जो है ना वो 15 की हैं। अब फंस जाओगे बेटा आप। अगर हमने 15 सेल्स की है ना बेटा, तो 3 यहां से बेची होंगी, और 16 में से 3 अगर यहां से बेच दी तो आपके पास 12 बच गई। आपने 16 में से 12 बेची हैं, इसका मतलब जो 4 होगा ना, जो 4 यूनिट्स होंगे, जो 4 यूनिट्स होंगे जो यहां से बचेंगे, वो 4 यूनिट्स तो मल्टीप्लाई होंगे 7 से। और जो बाकी 14 वो तो बिके ही नहीं है, तो वो 14 × 6 करके निकलेगा। क्या ये क्लियर है? हाँ दोस्त, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर मैंने 15 यूनिट्स बेचे होते तो फीफो का मत, अगर मैंने 15 यूनिट्स सेल किए होते तो मैं 15 यूनिट्स में सबसे पहले इसमें से बेचता। 15 - 3 करो तो 12 बचते हैं। इस 16 में से 12 बेचे तो पहले वाले यहां से बच जाते, 4 × 7, और ये इसकी तो बारी ही नहीं आई, तो 14 × 6 यहां से आंसर आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री का निकलता। क्या ये क्लियर है भाई? हाँ दोस्त जल्दी से बताएं, क्या कहना। यहाँ कह रहे हैं 24 यूनिट बेचे हैं, तो अभी तो मैं सिक्योर हो गया, क्योंकि मैं अगर इन दोनों को प्लस करूं तो ये वाले तो पूरे एग्जॉस्ट हो जाएंगे। 24 बेचे तो ये 3 और 16 तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो जो जो बचेगा वो इसी का रेट बचेगा। लेकिन अब मैं कह रहा हूं अगर यहाँ 14 ना यहाँ 15 हो, तो 15 में से पहले ये 3 बेचे, फीफो कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदा है वो पहले जाएगा। 15 में से अगर 3 ये बेचे तो बचे 12, अगला नंबर इसका आएगा। तो 16 यूनिट्स में से 12 बेचे हैं, 4 अनसोल्ड हैं, तो 4 × 7, और ये 14 तो पूरे के पूरे अनसोल्ड हैं। तो इस तरह फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री निकलेगी। क्या ये क्लियर है कभी अब? कभी? चलें आगे हैं। उसके बाद बेटा अब आ जाओ जरा, कॉस्टिंग के एमसीक्यूज आ गए बेटा, आओ। कहता है अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 1100 यूनिट्स पर डे, डेली मशीन सेटअप कॉस्ट आर 2000, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 3 की है, मशीन ऑपरेटर्स आर पेड $400 पर ईयर, ईच कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम ऑफ 200 यूनिट्स पर डे, व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट? तो एवरेज कॉस्ट निकालनी है बेटा आपने। हम जो है बेटा वो हम जो है बेटा वो हर रोज हम जो है बेटा वो हर रोज 1100 यूनिट्स बनाते हैं बेटा। तो अगर मेरी मशीनरी सेटअप कॉस्ट 2000 लग रही है, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी लगेगी, कोई मुझे बता देगा? मशीन की एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी बेटा, जरा कोई मुझे बताएगा? हाँ दोस्त, $2 आ जाएगी?
सिंपल, मैंने 2200 टोटल कॉस्ट है और 1100 यूनिट्स बन रहे हैं, तो एक यूनिट की कितनी कॉस्ट आ जाएगी बेटा? दो आ रही है, जरा चेक करो, दो नहीं आएगी यार, कम आएगी। जरा बताओ कितना आ रहा है? 2000 डिवाइड बाई 1100, 1.8 आ रही है बेटा। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल, सर इसको तो पर यूनिट करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी पर यूनिट है। तो मशीन कॉस्ट 1.8, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 3। अब आ जाओ इस पे, मशीन ऑपरेटर्स आर पेड $400 पर डे। सर हम जो है वो एक मशीन ऑपरेटर को $400 देते हैं एक दिन के। मुझे एक बात बताओ बेटा, ये $400 एक मशीन ऑपरेटर की है या सारे मशीन ऑपरेटर्स की है? हाँ भाई, कोई मुझे बताएगा? हाँ भाई बताएं जरा, ये एक मशीन ऑपरेटर की है या ये सारे मशीन ऑपरेटर्स की है? जल्दी से बताएं सर। बोलो भाई बोलो यार। सर एक मशीन ऑपरेटर है जो 200 यूनिट्स बनाता है, ठीक है? कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ ऑल मशीन ऑपरेटर्स आर पेड $400 पर डे। सर तो आप कितने यूनिट्स बनाने हैं? 1100 यूनिट्स बनाने हैं। सर अगर आप 1100 यूनिट्स बनाने हैं और हर ऑपरेटर अगर 200 यूनिट्स बनाता है, तो आपको कितने ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी, मुझे बताएंगे? अगर एक ऑपरेटर 200 यूनिट्स बनाता है, तो 1100 यूनिट्स बनाने के लिए कितने ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी? 5.5 ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी। ऐसा ही है? हाँ दोस्त, क्या ये 5.5 हमें क्लियर है? हाँ भाई, क्या ये 5.5 हमें क्लियर है सर? बताएं भाई, क्या ये 5.5 हम सबको क्लियर है? तो आगे बात करूं? बोलो भाई बोलो यार। बोले सर, बोले सर। अगर एक ऑपरेटर 200 यूनिट्स बनाता है, तो 1100 यूनिट्स बनाने के लिए 5.5 ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी। ऐसा ही है? देखिए, आपको हर चीज पर यूनिट बोल रहा है, तो आपको पर यूनिट निकालनी पड़ेगी। ये मैंने पर यूनिट निकाला, क्यों? आपने यूनिट से डिवाइड किया। 2000 की कॉस्ट थी, 1100 यूनिट, तो 1.8 पर यूनिट आया। मटेरियल तो है ही पर यूनिट। अब मशीन ऑपरेटर्स कह रहे हैं $400 पर डे देता हूं उनको मैं। मशीन ऑपरेटर्स आर पेड $400 पर डे। अच्छा सर, $400 अगर आप पर डे देते हैं बेटा, सुनना, बिल्कुल आप ये भी कर सकते हो, बिल्कुल आप ये भी कर सकते हो। बल्कि मैं आपसे कहूंगा कि ये ज्यादा आसान तरीका है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा ना बेटा, तो आप टोटल कॉस्ट निकाल लो, आपकी जिंदगी और सुकून में आ जाएगी। कैसे है सर? मैं आपको बताता हूँ। अगर इस तरह पर यूनिट समझ नहीं आ रहा, इसमें मगज मारिए, आप टोटल भी कर सकते हो। कैसे टोटल? सर ये जो मशीन सेटअप कॉस्ट है, ये जो मशीनरी सेटअप कॉस्ट है, ये $2000 है 1150 यूनिट्स की, ठीक है? डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, 3 × 1100 कर लो। 1100 यूनिट बनाने के लिए 3300 का मटेरियल दरकार होगा। ये आसान तरीका है ज्यादा, जो रानिया ने सजेस्ट किया, बिल्कुल आप इस तरह कर सकते हो। सर मशीन ऑपरेटर्स सर मशीन ऑपरेटर्स को आप $400 पर डे के देते हो, और हर कोई जो है वो 200 यूनिट्स बनाता है। सर तो अगर हर कोई 200 यूनिट्स बनाता है, तो 1100, और अगर 200 यूनिट्स बनाते हैं बेटा, तो कितने? 400 पर डे है। मशीन ऑपरेटर्स आर पेड $400 पर डे। ईच कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम ऑफ 200 यूनिट्स पर डे। तो 1100 यूनिट्स बनाने के लिए बेटा 5.5 ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी। 1100 डिवाइड बाय 200, 5.5 ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी बेटा। कर लो जरा 5.5 ऑपरेटर्स से मल्टीप्लाई, क्या आंसर आता है? हाँ दोस्त, कितना आंसर आता है? 2200। सर जब 1100 यूनिट्स बनाने जाऊंगा, मेरी टोटल कॉस्ट क्या आएगी बेटा? जरा कोई बताएगा, मेरी टोटल कॉस्ट क्या आएगी सर? इन सबको ऐड कर दें बेटा। सर 7,500 आपकी टोटल कॉस्ट आएगी। 1100 यूनिट बनाने के लिए आपको एक यूनिट की कॉस्ट चाहिए। निकाल लें टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है भाई? 6.8। क्या ये क्लियर है सर? जल्दी से। उसके बाद बोलता है, A business uses absorption costing. What cost will be charged to production? सीधा पहुंच जाओ, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन इनकम स्टेटमेंट। एब्जॉर्प्शन इनकम स्टेटमेंट का कॉस्ट कार्ड बनाना सिखाया था। क्या सिखाया था, याद करो? डायरेक्ट मटेरियल आएगा, डायरेक्ट लेबर आएगा, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आएगा, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आएगा, और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आएगा। तो सर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हैं बेटा? तो निकाल लें सर। आ जाओ, पढ़ते हैं। सर पहले वाले में देखो तो डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर ओनली। सर ये तो आंसर है ही नहीं। सर दूसरे में डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स ओनली। सर ये भी आंसर नहीं है। सर तीसरे में डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स ओनली। सर ये भी आंसर नहीं है। ए इज द आंसर, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड। ए इज माय आंसर। क्या ये क्लियर है? हाँ दोस्त।
जल्दी बताएं सर। कॉस्ट कार्ड पढ़ा था ना बेटा, इसी दिन के लिए पढ़ाया था। सर उसके बाद बोलता है बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स इतने, बजटेड ओवरहेड्स इतने, एक्चुअल लेबर आवर्स इतने, अंडर एब्जॉर्प्शन इतनी, एक्चुअल ओवरहेड्स निकालने का बोल रहा है। तो यानी वर्क बैक करना है हमें। सर मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था स्टेप वन आप निकाल लो बजटेड ओएआर। याद करें। तो जब मैं बजटेड ओएआर निकालने जाऊंगा बेटा, जब मैं बजटेड ओएआर निकालने जाऊंगा तो बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड लेबर आवर्स, जरा मुझे बता दो कि मेरा बजटेड ओएआर कितना आता है। हाँ दोस्त, मेरा बजटेड ओएआर कितना आता है सर? सर $15 पर आवर, पर लेबर आवर। सर हम अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन किस तरह निकालते थे? मैंने आपको एमसीक्यूज के लिए खास बताया था, दूसरा वाला मेथड यूज करिएगा। सर, सर 15 इंटू एक्चुअल आवर्स विच इज कितने, एक्चुअल आवर्स कितने 19,000, माइनस एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल ओवरहेड जो मुझे नहीं पता, और अंडर एब्जॉर्प्शन है बेटा। जरा बता दोगे एक्चुअल ओवरहेड्स कितने आते हैं? हाँ दोस्त, एक्चुअल ओवरहेड्स कितने आते हैं? हाँ दोस्त, जरा कैलकुलेट करके बता दो बेटा, कितने आते हैं एक्चुअल ओवरहेड्स? बताएं भाई, निकालो बेटा आंसर, कितना आ रहा है सर? सर 3,20,000। क्या ये क्लियर है बेटा? हमें जल्दी बताएं, जिसको ये सॉल्व करना नहीं आता बेटा। सर सिंपल, आप 15 इंटू 19,000, 15 इंटू 19,000 करें बेटा, आपके पास आ गया 2,85,000। सर अंडर का मतलब माइनस होता है। सर अंडर का मतलब क्या होता है? माइनस होता है बेटा, तो वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 3,20,000 आ जाएगा। फटाफट से बताएं सर, क्या ये क्लियर है भाई? उसके बाद कहता है भाई, देखना, उसके बाद कहता है भाई अ बिजनेस प्रिपेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, अ बिजनेस प्रिपेयर्ड प्रॉफिट और लॉस फॉर इट्स फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग, इट यूज मार्जिनल कॉस्टिंग टू वैल्यू द इन्वेंट्री। अच्छा, द फाइनेंस डायरेक्टर वांट्स टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। मैंने आपको बताया था बेटा, अगर आपको याद हो, मार्जिनल कॉस्टिंग से, मार्जिनल कॉस्टिंग से हमेशा आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री कम आता है बेटा, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से हमेशा आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा आता है। ये मैंने आपको बताया था। सर मैंने आपको बड़ा बताया था, अगर आपको याद हो, हमेशा मार्जिनल कॉस्टिंग से जो है ना वो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ज्यादा कम आती है। क्यों सर? मैंने आपको बताया था सर, मार्जिनल के कॉस्ट कार्ड में सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स आता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन के कॉस्ट कार्ड में चार चीजें आती हैं, फिक्स्ड ओवरहेड भी आता है, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, कॉस्ट बढ़ेगी तो क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी। तो मार्जिनल कॉस्टिंग से क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होती है और एब्जॉर्प्शन से क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ती है। अब हमने पढ़ा है सस्पेंस में, क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ता है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होती है तो प्रॉफिट कम होता है। तो अगर आप मार्जिनल से एब्जॉर्प्शन पे आओगे, आपकी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्या ये क्लियर है? हाँ, इज माय आंसर। यार नोमान, जाकर अपने P2 के इन्वेंट्री वैल्यूएशन ओ कॉस्टिंग के उस पे चैप्टर पे जाओ और सॉल्यूशंस देखो जाके। मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट, हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कम आ रही होगी, और एब्जॉर्प्शन से क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा आ रही होगी। हम एक ही सवाल मार्जिनल से भी करते थे और एब्जॉर्प्शन से भी करते थे, दोनों को जाके कंपेयर करना, तो वहां से आपको पता चलेगा कि मार्जिनल से क्लोजिंग इन्वेंट्री कम आती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कम आ रही होगी, और एब्जॉर्प्शन से ज्यादा आ रही होगी। और हमें पता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ता है। क्लियर है नोमान? 28 पे आ जाए बेटा। सर कहता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज अवेलेबल अबाउट अ प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस बता दी, वेरिएबल कॉस्ट बता दी, टोटल फिक्स कॉस्ट बता दी, डिमांड बता दिया। आपसे कहता है इफ द सेलिंग प्राइस इंक्रीजेस ओनली डिमांड चेंजेस, व्हेन द सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 4 प्रॉफिट फेल बाय 1200, व्हाट वाज द डिक्रीज इन डिमांड? कहता है सर पहले तो आप ओरिजिनल प्रॉफिट निकाल लेना कि पहले प्रॉफिट आता कितना था, 50 - 26 इंटू 10,000 बेटा, ओ सॉरी इंटू 1800 माइनस 10,000, प्रॉफिट बताओगे कितना आता है? सर ये आपने क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाया प्रॉफिट का? सर मैंने सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इंटू यूनिट्स करा, तो हमने पढ़ा था ना टोटल कंट्रीब्यूशन आता है, माइनस कर दी फिक्स कॉस्ट, तो मेरे पास प्रॉफिट आ गया पहले वाला। जरा बताएंगे पहले वाला प्रॉफिट कितना आता है? हाँ दोस्त, 33,200। सर अभी भी आप यही काम करें, सर अभी भी आप यही काम करें। बोलते हैं अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज होती है, सिर्फ डिमांड चेंज होती है, यानी बाकी सब सेम रहेगा। तो अगर आपकी सेलिंग प्राइस पहले 50 थी, अब सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रही है 4 से, सर तो इसका मतलब आपकी सेलिंग प्राइस 54 हो गई। सर वेरिएबल कॉस्ट वही है। सर यूनिट्स नहीं पता, सर यूनिट्स नहीं पता, सर फिक्स कॉस्ट सेम है। प्रॉफिट पहले था 33,200, अब प्रॉफिट 1200 से गिरा है। जरा मुझे नया प्रॉफिट बता दोगे कितना आता आएगा? 32,000 आएगा बेटा, जरा चेक करो। हाँ भाई, 32,000 आएगा प्रॉफिट। सर डाल दें 32,000 इज इक्वल टू 32,000।
तो यहां से मुझे यूनिट्स निकाल के बता देंगे बेटा? हाँ भाई, यहां से मुझे यूनिट्स निकाल के बता देंगे बेटा कितने आते हैं सर? 1500 नहीं, 1500, यस। आपसे बोलता है डिक्रीज इन डिमांड बताओ। सर पहले 1800 यूनिट्स थे, अब 1500 यूनिट्स हो गए हैं, डिक्रीज हुआ है 300 से। 1800 माइनस 1500, 300 इज योर। मेन एंड पे आओ बेटा, बड़ा ही आसान। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो बोल रहा है, फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। आए पहले कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल प्रोडक्शन माइनस वेरिएबल सेलिंग। जरा बता देंगे कंट्रीब्यूशन कितना आता है? हाँ दोस्त, कितना आता है कंट्रीब्यूशन बेटा? माइनस कर दो, बड़ा ही आसान सवाल है सर। कितना आता है कंट्रीब्यूशन सर? पढ़ा है हमने, कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं आती कंट्रीब्यूशन निकालते हुए। 30 बेटा। सर बस सिंपल 30 डिवाइड बाय 80 इंटू 100। बता दो बेटा कितना आंसर आ रहा है? हाँ भाई, कितना आंसर आ रहा है सर? मुफ्त के मार्क्स हैं सर, 37.5%। सर 30 पे आ जाए। कहता है विच assumptions आर ट्रू अबाउट कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। सर कहता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट। ब्रेक इवन में बेटा, ये ब्रेक इवन है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ब्रेक इवन में सेलिंग प्राइस भी कांस्टेंट होती है, फिक्स कॉस्ट भी कांस्टेंट होती है, और वॉल्यूम सिर्फ वो फैक्टर होता है जो वेरिएबल कॉस्ट को अफेक्ट करता है। क्यों? यूनिट ज्यादा होंगे कॉस्ट, यूनिट ज्यादा होंगे कॉस्ट ज्यादा होगी, यूनिट्स कम होंगे कॉस्ट कम होगी। कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल एंड वेरिएबल। सर ब्रेक इवन में सिर्फ फिक्स्ड और वेरिएबल में कॉस्ट क्लासिफाई होती है, तो सी इज माय आंसर। क्या ये